गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग सेकेंड टर्म का क्षितिज पुस्तक से फर्स्ट चैप्टर लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक ने मुझे क्या बताया है। पढ़ते हैं उसे और पढ़ करके समझते हैं क्या बता रहे हैं। देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार कर रही थी। मुसाफिरों से भरी पैसेंजर ट्रेन चलने के लिए फुंकार मारना सीटी मार रही थी, चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। सेकेंड क्लास की टिकट लेखक ने बुक कराया है और कहते हैं कि उसमें जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। सेकेंड क्लास की टिकट बुक कराने के लिए तो कहते हैं उसमें दाम अधिक लगता है। दूर तो जाना नहीं था, बहुत दूर उन्हें सफर नहीं करना था। भीड़ से बचकर भीड़ भाड़ से बचकर के एकांत में बैठकर नई कहानी की रचना करने के लिए उन्होंने सेकेंड क्लास की बर्थ बुक कराई थी। सोचने लगे कि खिड़की से प्राकृतिक देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। उन्होंने सोचा कि नई कहानी की रचना करनी है और नई कहानी की रचना करने के लिए हम खिड़की से बाहर के दृश्य भी देख सकेंगे और एकांत भी मुझे मिल जाएगा, भीड़ भाड़ से भी बच जाएंगे। लेकिन उससे दो कारण थे। सेकंड क्लास की टिकट उन्होंने क्यों बुक कराया, क्वेश्चन बनता है इस पर कि सेकेंड क्लास की टिकट लेखक ने क्यों बुक कराया। तो हमारा आंसर होगा इसी पैराग्राफ में। क्या है कि लेखक ने अपने विचार से सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए बुक कराया होगा। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक तो उन्होंने भीड़ भाड़ से बचने के लिए एकांत में बैठ कर के नई कहानी की रचना करने के विचार से। दूसरा है कि खिड़कियों से बाहर के प्राकृतिक दृश्य देख करके कहानी को और रोचकता प्रदान कर सके। तो ये दो कारण थे उनके सेकंड क्लास की टिकट बुक कराने का। आगे गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। गाड़ी चलने ही वाली थी कि उन्होंने सेकंड क्लास का खाली डिब्बा समझकर दौड़ करके गाड़ी को ट्रेन को पकड़ लिया और उस पर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मीन्स क्या है कि वहां पर कोई व्यक्ति ना हो, उसे निर्जन कहते हैं। कोई जन ना हो मतलब कोई लोग ना हो। तो अनुमान उनका था कि एकांत में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं था। क्या क्या था वहां पर, देखिए कौन था। एक बर्थ पर, एक सीट पर उन्होंने देखा कि लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पंथी मारे बैठे थे। लेखक ज्यों ही डिब्बे में चढ़ते हैं, उन्होंने जो अनुमान लगाया था कि डिब्बा बिल्कुल निर्जन होगा, वहां कोई नहीं होगा, एकांत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले से ही सफेद वस्त्र धारण किए लखनऊ के नवाब साहब वहां पर बैठे हुए थे। अच्छा, सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। सामने एक तावल रखे हुए थे और उस पर दो ताजे चिकने खीरे भी रखे हुए थे। और नवाब जो होते हैं वो खाने के बड़े शौकीन होते, पहनने के भी बड़े शौकीन होते। लखनऊ के लोगों में लजीज व्यंजनों का बड़ा शौक है। ठीक है, तो यहाँ खीरे के विषय में चर्चा किया है। इन्होंने लखनऊ के नवाब क्या खाते हैं, कैसे खीरा खाते हैं, उसका वर्णन इस पूरे चैप्टर में किया गया है। तो लेखक तो कहानी चढ़ने के लिए डिब्बे में चढ़े थे, लेकिन यहाँ लखनऊ के नवाब मिल जाते हैं जिनके सामने दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए हैं डिब्बे में। हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने स्वयं लिखा है कि जैसे ही मैं डिब्बे में जाता हूँ, मुझे उनकी आंखों को देख करके लगा, किसकी, नवाब, सफेद पोश नवाब की आंखों में, लखनवी नवाब जो बैठे हुए थे पहले से डिब्बे में, उनकी आंखों में लेखक ने जब देखा, उनकी आंखों में आंखें डाली तो उन्हें पता चला, उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उनके एकांत में विघ्न पड़ गया हो। किसके, नवाब साहब के एकांत में
विघ्न पड़ गया हो। और इधर लेखक के भी एकांत में बाधा पड़ी गई, क्योंकि वो एकांत में चाह रहे थे, जो कि ऐसा नहीं हुआ। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूच की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक ने क्या सोचा कि इनकी आंखों में संतोष क्यों दिखाई दे रहा। उन्होंने जब देखा उनको पंथी मार के बढ़िया सफेद वस्त्र पहने बैठे हुए हैं बर्थ पर, तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि ये भी अपनी किसी कहानी को लिखने के लिए यहाँ पर आकर बैठे हुए हों। और दूसरी बात उन्होंने सोचा, जब सामने तौलिया पर खीरा देखा तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि खीरा खाने में मेरे सामने इनको संकोच प्रतीत हो रहा, इसलिए इनकी आंखों पर असंतोष। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये क्या है कि लखनवी नवाब साहब की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया, इसका लेखक ने क्या अर्थ निकाला। तो लेखक ने यह अर्थ निकाला, एक तो उन्होंने सोचा शायद ये भी लेखक है और नई कहानी की रचना के लिए एकांत डिब्बा बुक किया है। दूसरी चीज सामने खीरा देखा तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एकांत में खीरा खाना चाहते हो, मेरे आने से इनको संकोच लगे और ये खीरा ना खा सके। ये दो कारण इन्होंने बताया। आगे नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने लेखक से कोई भी अभिवादन नहीं, कोई बातचीत नहीं, मतलब उससे बात करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, कोई भी ऐसी हरकत नहीं किया जिससे कि पता चले लेखक को कि ये मुझसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल जरा सा भी उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। लेखक कहते मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैंने भी उनसे बात ना करने के लिए अपनी आंखें चुरा लिया। कि मुझे अपना आत्मसम्मान नहीं प्यारा, अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं भी उनसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं हूँ, इच्छुक नहीं हूँ। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक ने कहा कि मैं तो लेखक हूँ और लेखकों का तो काम यह है कि खाली बैठकर कल्पना करना, विचार करना, सोचना, ताकि कहानियां लिखी जा सके। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे, संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। वो सोचते हैं कि अच्छा मैंने तो कहानी लिखने के लिए सेकंड क्लास की टिकट खरीदी, बट नवाब साहब ने क्यों खरीदी। नवाब साहब ने इसलिए खरीदी होगी कि वो अकेले में बैठ करके खीरे खा सके, लेकिन सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर के कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में ऑफर करता देखे। अब उन्हें अजीब सा लग रहा हो कि उनके सामने एक लेखक मंझले दर्जे मीडियम वर्ग के लोग हैं और वो बैठे हुए हैं, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस डिब्बे में मैं नवाब होकर के बैठा हूँ और ये मीडियम वर्ग का व्यक्ति एक लेखक भी आकर के इसमें बैठ गया, तो ये इनको असंकोच लग रहा हो या इसीलिए उनसे बात करना ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अकेले में सोचा होगा इसमें तो कोई आएगा नहीं क्योंकि मैं तो नवाब हूँ। ईगो एटीट्यूड उनके अंदर आ रहा, तो हो सकता है कि और कोई ना आए तो समय पास करने के लिए उन्होंने खीरे खरीद लिया होगा, ऐसा लेखक अपने मन में विचार करते हैं। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब लेखक के सामने लखनऊ के नवाब सफेद पोश खीरा जैसी अपदार्थ चीज को खाएं तो कैसे खाएं, छोटी चीज है। तो हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, कनखियों से देखना, तिरछी नजर से देखना। लेखक कहते हैं कि हम तिरछी नजर से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की के बाहर इधर उधर देख करके कुछ गौर कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, जो भी विचार उनके मन में आया हो उन्होंने लेखक से संबोधन किया। आदाब अर्ज आदाब नमस्कार किया। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, क्या आप खीरा खाना चाहेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का अचानक ये भाव परिवर्तन लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और भाप लिया, उन्होंने गेस कर लिया था कि शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि ये समझते क्या अपने आप को, होंगे नवाब अपने लिए होंगे, क्या मुझे अपनी हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं? मैं खीरे जैसी चीज में बिकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया कि क्या कहा जनाब, जवाब दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, किबला कृपया आप ही खाएं, मुझे खीरे का शौक नहीं है। उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया कि कृपया आप ही खीरा खाएं और मुझे खीरे खाने का कोई शौक नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा। फिर एक बार जब उन्होंने मना कर दिया कि कृपया आप खाइए, मुझे नहीं खाना, उन्होंने खिड़की के बाहर फिर एक बार देखा और खीरों को उठाया तौलिया से, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। एक लोटे में जल रखा था, उन्होंने उसको उठा करके खीरे को खिड़की से बाहर धुला, तौलिया से पोंछा, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। जैसे कि खीरा काटा जाता है, पहले उसका सिर काटा जाता है, फिर उसे ऐसे ऐसे रब किया जाता है ताकि उसका जितना तीखापन है, झाग है, वो निकल जाए। तो उसमें एक तत्व होता है, क्या नाम होता है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। तो उस तत्व को निकालने के लिए हम लोग खीरे को पहले रब करते हैं, उसका हेड काट करके उसको रब करते हैं, और रब करने के बाद उसका जो चिकनापन है वो खत्म हो जाता है, तीखापन खत्म हो जाता है। तो इस वजह से खीरे को वो रगड़ते हैं, झाग निकालते हैं, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाके को करीने से तौलिए पर सजाते हैं। फिर छीलते हैं खीरे को और उनकी एक एक फाक को बड़े करीने से, बड़े अच्छे से सजाते हुए तौलिया पर सजाते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा बिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लेखक ने कहा कि लखनऊ स्टेशन पर जो भी खीरा बेचने वाले होते हैं उन्हें खीरा खाने का तरीका पता होता है। तो जब भी वो खीरा देते हैं किसी भी कस्टमर को, तो उसके साथ में नमक और जीरा, काली और नमक, जीरा और मिर्च की पुड़िया मिक्स करके एक नमक बनाते हैं, जिसकी पुड़िया भी हर ग्राहक को देते जाते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा, नमक, लाल मिर्च की सूखी बुरक दिया और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा झगड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया से उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरे पर उस नमक की पुड़िया को खोला और उन फाकों पर उन्होंने उस नमक को छिड़क दिया, डाल दिया। डालने के बाद अब उसमें पानी निकलने लगता। बनियाती फाकों को देख करके नवाब साहब के ओठों में, मुंह में जो पानी आ रहा था, वो देख करके ऐसा लग रहा था बस फाके कह रही हूँ, खाने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मुझे जल्द से जल्द खा लीजिए। तो इस तरह से लखनऊ के नवाब साहब ने खीरों को सजाया और सजा करके खाने के लिए तैयार है। इसके आगे की कहानी आपको समझ में आ गई है। आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको भी ट्विस्ट रहे कहानी में कि आगे आखिर क्या हुआ होगा। ठीक है, तो तभी कहानी में जब तक ट्विस्ट नहीं आता तब तक आपको कहानी का इंटरेस्ट नहीं होगा, कहानी को समझने का उत्साह नहीं होगा अंदर। तो ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है, खीरे कैसे खाए जाते हैं, नवाब साहब के द्वारा कौन कौन इन्हें खाता है, इसके बाद क्या होता है, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों।